गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे प्रवाह सिद्धांत के बाद हुए अध्ययनों की। मतलब जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट था या महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था वैगनर का, उसके बाद में जितने भी कुछ एडवांसमेंट हुए हैं जिसके वजह से हम पृथ्वी पर महाद्वीपों और महासागरों के वितरण को समझ सकते हैं, उसमें से कुछ सिद्धांत हम देखेंगे। और ये हम देखने की कोशिश करेंगे कि किस प्रकार से महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत के बाद में जो है आपका 1960s के दशक में प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो आया। देखिए, प्रवाह सिद्धांत के बाद हुए अध्ययन प्रथम विश्व युद्ध के बाद, मतलब 1918 के बाद बहुत सारी ऐसी खोजें हुई जिनकी वजह से हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं भूगर्भ के विषय में। जैसे वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत था, तो उसके अधिकांश जो प्रमाण हैं वो महाद्वीपीय क्षेत्रों से एकत्रित किए गए थे। अब क्या होता है कि 20s था, 1920 का जो दशक था, उसमें जो महासागर का नितल था उसके बारे में हमें बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त हुई। और इन्हीं जानकारियों की सहायता से आगे चल के जो आपका है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत का उद्भव हुआ। सबसे पहले इसमें जो देखते हैं हम संवहनीय धारा सिद्धांत के बारे में या कन्वेक्शन करंट थ्योरी के बारे में। कन्वेक्शन करंट थ्योरी है क्या? आर्थर होम्स ने 1928 में पर्वत निर्माण की प्रक्रिया अर्थात ओरोजेनेसिस, इसको समझाने के लिए संवहनीय धारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब ये सिद्धांत है क्या? होम्स क्या कहते हैं? होम्स के अनुसार संवहनीय जो धाराएं हैं वो पृथ्वी के मेंटल में उत्पन्न होती हैं। पृथ्वी का मेंटल क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी 3 जो लेयर से बनी होती है। सबसे भीतर वाला भाग कहलाता है कोर, उसके ऊपर है मेंटल और सबसे ऊपर है क्रस्ट। क्रस्ट, कोर और मेंटल जो क्रमशः सियाल, सीमा और निफे से बने हुए हैं। तो जो बीच वाला भाग है ये अर्धगलित अवस्था में है, सेमी सॉलिड अवस्था में है, जिसको मेंटल कहते हैं। और यहाँ पर संवहनीय धाराएं बनती हैं। और वो संवहनीय धाराएं क्यों उत्पन्न होती हैं? इनकी उत्पत्ति का कारण है ये जो मंडल है, मेंटल है, जोन है, इसमें रेडियोधर्मी तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिसके वजह से यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, ये क्या करते हैं, ये आपके जो है अपघटित होते रहते हैं स्वतः ही। उसके वजह से ये क्या करते हैं, वहाँ पर ताप उत्पन्न करते हैं। और ये जो ताप उत्पन्न होता है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग होता है। इसके वजह से वहाँ पर क्या होता है, थर्मल डिफरेंशिएशन होता है, तापीय भिन्नता उत्पन्न होती है। और इसी तापीय भिन्नता के कारण से जो संवहनीय तरंगें हैं वो आपकी उत्पन्न होती हैं। मेंटल में संवहनीय धाराएं आंतरिक ऊर्जा के स्थानांतरण के माध्यम से क्रस्ट में क्षैतिज गति उत्पन्न करती है। जो क्रस्टल क्षेत्र है उसमें वो क्षैतिज, ये संवहनीय धाराएं जब ऊपर उठेंगी, ठीक है, और वापस ठंडी होकर नीचे बैठेंगी, तो जो ये जब ऊपर उठती हैं तो ये जो गति होती है, संवहनीय धाराओं की जो गति होती है, इसकी वजह से जो क्रस्ट है, सबसे ऊपरी भाग है, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें क्षैतिज गति होती है। और इसी की वजह से जो प्लेट्स हैं वो मूव करती हैं। आगे देखेंगे प्लेट्स क्या होती है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि जो संवहनीय धाराएं हैं वो आपके क्रस्ट में क्षैतिज गति उत्पन्न करती हैं। अब आप देखिए, होम्स ने तर्क दिया कि संपूर्ण मेंटल में इस प्रकार की धाराओं का तंत्र विद्यमान है, पूरा एक सिस्टम विद्यमान है जो संपूर्ण जो पृथ्वी है उसका जो क्रिस्टल भाग है उसमें क्षैतिज गति को उत्पन्न करता है। तो इस प्रकार से यह उस बल की व्याख्या करने का प्रयास करता है जो वैगनर नहीं समझा पाए थे। जो वैगनर महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में जो बल नहीं बता पाए थे, उसकी व्याख्या करने का काम कौन करता है? ये संवहनीय तरंग सिद्धांत, जो किसने दिया है? आर्थर होम्स ने। ये डायग्राम आप देख सकते हो, ये पृथ्वी का सबसे अंदर वाला भाग है जिसको हम कहते हैं इनर कोर, ये है आउटर कोर। कोर के 2 भाग हो गए, इनर कोर और आउटर कोर। आपको पता होना चाहिए कि जो इनर कोर है वो ठोस अवस्था में है और जो आउटर कोर या बाह्य कोर है वो गलित अवस्था में है। इसके ऊपर है मेंटल, ये आपका मेंटल वाला है जहाँ पर ये कन्वेक्शन लूप बने हुए हैं, ठीक है। और सबसे ऊपर जो आप ग्रे कलर में देख रहे हो ये आपका है क्रस्ट। तो देखिए, जहाँ पर भी जो कन्वेक्शन करंट का जो लूप ऊपर उठता है तो यहाँ पे ये जो गति होती है इस तरह से होती है। इस गति को हम कहते हैं अपसारी गति, ठीक है, डाइवर्जेंट फोर्स है ये। इससे क्या होता है, यहाँ पर गर्त का निर्माण होगा क्योंकि दोनों तरफ से क्रस्ट जो है वो खिसक रही है। और दूसरी जो गति है, जहाँ पर भी ये कन्वेक्शन लूप नीचे बैठ रहा है वहाँ पे देखिए ये नीचे जा रहा है, इन दोनों में टक्कर होगी। यहाँ पे जो लूप है इसकी वजह से इधर गति करेगा और इसकी वजह से इधर गति करेगा। तो ये जो किनारा है, ये जो जहाँ पर भी इस प्रकार की
क्रियाएं हो रही हैं, ये है आपका अभिसारी किनारा। अभिसारी मतलब कन्वर्जेंट लूप बनता है यहाँ पे, और यहाँ पे अपसारी या डाइवर्जेंट। आगे प्लेट टेक्टोनिक्स में हम प्लेट्स के मूवमेंट पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि 3 प्रकार के प्लेट मूवमेंट्स होते हैं, उनमें एक अपसारी है, एक अभिसारी है। ठीक है, तो वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो मेंटल है उसमें कन्वेक्शन लूप बनते हैं, और जिसके वजह से क्या होता है, जो क्षैतिज गति होती है, कहाँ पर, जो क्रिस्टल भाग है, ये जो भाग है यहाँ पे क्षैतिज गति आपको देखने को मिलती है। इस डायग्राम में आप देख सकते हो सेम, ये कोर है, आंतरिक भाग, इनर कोर और आउटर कोर। ये मेंटल जहाँ पर समन्वय करंट्स के लूप आपको देखने को मिलते हैं, और इसके वजह से जो ऊपरी भाग है, क्रिस्टल जो भाग है जिसमें कॉन्टिनेंटल और ओशनिक प्लेट दोनों सम्मिलित हैं, इसमें जो है क्षैतिज गति कन्वेक्शन करंट की वजह से देखने को आपको मिलती है। अब आगे देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, मतलब नेक्स्ट जो चीज़ है जिसकी वजह से हमें ये पता चलता है कि प्लेट्स में मूवमेंट होता है और ऐतिहासिक रूप से ऐसा मूवमेंट हुआ है, तो उसके लिए हम पढ़ते हैं भूचुंबकत्व और पूरा चुंबकत्व को, जियोमैग्नेटिज्म को और पेलियोमैग्नेटिज्म को। अब ये होता क्या है इसको देख लेते हैं। देखिए, पृथ्वी जो है एक छड़ चुंबक या बार मैग्नेट की भांति काम करती है। पृथ्वी का उत्तरी चुंबकीय ध्रुव दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव के पास है, और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुव उत्तरी भौगोलिक ध्रुव के पास अवस्थित है। ये आप देख सकते हो, ये नॉर्थ ज्योग्राफिकल पोल है और इसके पास में साउथ मैग्नेटिक पोल है। इसी प्रकार से साउथ ज्योग्राफिकल पोल के पास में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, और जो पृथ्वी है वो एक छड़ चुंबक की भांति काम करती है। अब पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है क्यों? पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण है इसलिए क्योंकि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, जो कोर है, कोर मिलके बना है निफे से, निकिल और फेरस से, और ये जो दोनों ही धातुएं हैं ये आपकी चुंबकीय धातुएं हैं। और जो इनर कोर है, आंतरिक कोर है, वो है आपका ठोस, और इसके बाहर जो आउटर कोर या बाह्य कोर है वो आपका थोड़ा सा द्रवित है। ठीक है, वो द्रवित अवस्था में है। तो इसके वजह से जब पृथ्वी का रोटेशन होता है, उसकी वजह से जो पृथ्वी है एक डायनेमो की भांति काम करती है, और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलते हैं, या जो है इसका मैग्नेटिज्म, पृथ्वी में जो है चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। इसी डायनेमो इफेक्ट के कारण, इसी डायनेमो प्रभाव के कारण पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण उत्पन्न होता है। अब आप देखिए, पृथ्वी के चुंबकत्व के संबंध में ऐसा मत है कि पृथ्वी के भीतर उसके बाह्य कोर में अनेक चालक पदार्थ पिघली हुई अवस्था में उपस्थित हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बाह्य कोर है वो द्रवित अवस्था में है, और वहाँ पर निकल और फेरस जो है वो द्रवित अवस्था में पाए जाते हैं। इसमें पिघला हुआ लोहा और निकल भी पर्याप्त मात्रा में उपस्थित है, और पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण उसकी अर्धद्रवित कोर में धीमी संवहन धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इससे पृथ्वी के भीतर एक स्व उत्तेजित सेल्फ एक्साइटिंग डायनेमो की क्रिया होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट, और इसी के वजह से विद्युत धारा प्रवाह होती है, और जो है पृथ्वी में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। भूचुंबकत्व का मुख्य अंश इसी प्रकार से उत्पन्न माना जाता है। तो जो कोर है उसके चालन के वजह से पृथ्वी में जो है चुंबकत्व का गुण पाया जाता है। अब आप देखिए, चुंबकीय उद्गार के समय निर्मित बेसाल्टिक लावा पृथ्वी के तत्कालीन चुंबकीय ध्रुवीयता के अनुरूप चुंबकीय संरेखण ग्रहण करता है। कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का एक चुंबकत्व है, ठीक है, और उस चुंबकत्व के कारण कोई भी पदार्थ जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रखता है, ठीक है, वो क्या करता है, जैसे ही सपोज करो ज्वालामुखी उद्गार हुआ और कोई पदार्थ निकला नीचे से जिसमें चुंबकीय गुण है, तो वो जब संरेखित होगा या बैठेगा, बाहर आके जब अपना स्थान ग्रहण करेगा, तो वो पृथ्वी के चुंबकत्व, जो पृथ्वी का चुंबकत्व है उसके आधार पर उसमें संरेखण होगा या उसका मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा। ठीक है, उदाहरण स्वरूप आप देखोगे, यदि उत्तरी गोलार्ध में ज्वालामुखी उद्गार द्वारा निक्षेपित बेसाल्टिक लावा का चुंबकत्व तत्कालीन उत्तरी ध्रुव के चुंबकत्व के आधार पर निर्धारित होता है। ठीक है, मतलब पृथ्वी का जो चुंबकत्व है उससे आधार पर यह निर्धारित होता है कि जो पदार्थ नीचे से निकल रहे हैं वो किस प्रकार से संरेखित होंगे, उनमें नॉर्थ और साउथ पोल किधर संरेखित होंगे। किंतु कालांतर में पुनः उस ज्वालामुखी द्वारा निक्षेपित लावा का चुंबकत्व पृथ्वी के परिवर्तित चुंबकत्व के अनुरूप परिवर्तित होता रहता है, क्योंकि पृथ्वी का जो चुंबकत्व है या जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज होती रहती है। ठीक है, और इसी
इसी कारण से क्या होता है कि अलग अलग समय पे जो पदार्थ संरेखित हुए, अलग अलग पदार्थ पर जो चुंबकीय संरेखण हुआ है वो अलग अलग होता है। हालांकि अब देखिए, पहले के बेसाल्ट की प्लेट में प्रथम स्थिति का चुंबकत्व सुरक्षित रहता है। जो नया मैग्नेटिक पोल जब पृथ्वी का बनता है तो जो पुराने पदार्थों का जो संरेखण हुआ है वो तो वैसे का वैसा रहता है, लेकिन जब नए लावा आते हैं, नए लावा का विस्तार होता है और उससे जो चुंबकीय पदार्थ संरेखित होते हैं वो तत्कालीन चुंबकत्व के आधार पर परिवर्तित होते रहते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है कि चट्टानें अपने उत्पत्ति काल के चुंबकीय गुणों को वर्तमान में प्रदर्शित करती हैं। ठीक है, जिस समय पे उस चट्टान की उत्पत्ति हुई थी उस समय पृथ्वी का जो चुंबकत्व था वो तो उसमें स्थिर रहेगा, लेकिन बाद में जैसे उसमें चेंज आया तो जो नवीन आपके डिपॉजिट लावा हैं या जो पदार्थ हैं वो नवीन पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर अपना स्थान ग्रहण करते हैं, और इस अध्ययन को कहते हैं पुरा चुंबकत्व, पेलियोमैग्नेटिज्म। इसके आधार पर सागर नितल में बेसाल्टिक चट्टानों के चुंबकीय गुणों का अध्ययन किया जाता है। इससे प्लेट की पूर्व की दिशा और उसके दिशा परिवर्तन का ज्ञान हमें हो जाता है। इन अध्ययनों के आधार पर ज्ञात होता है कि महासागरीय कटकों के निकट स्थित चट्टानों में सामान्य चुंबकीय ध्रुवीयता पाई जाती है, नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है। इन प्रमाणों ने सागर नितल प्रसरण की अवधारणा को भी आधार प्रदान किया है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग, जिसको हम आगे देखेंगे, उसको भी इन्होंने आधार प्रदान किया है। अब एक बार इसको डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। देखिए, कहने का मतलब ये है, सिंपल वर्ड्स में समझ लीजिए कि पृथ्वी का एक चुंबकत्व का गुण होता है। ठीक है, पृथ्वी का एक चुंबकत्व का गुण होता है, पृथ्वी एक क्षण चुंबक की भांति काम करती है। अब कोई भी पदार्थ जो पृथ्वी के भीतरी भाग से निकलेगा वो तत्कालीन पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर संरेखित होगा। होने का मतलब ये है कि जो चट्टान बनेगी उसमें जो पदार्थ होगा उनका जो अलाइनमेंट होगा, मैग्नेटिक अलाइनमेंट होगा, चुंबकीय संरेखण होगा, वो पृथ्वी के चुंबकत्व के आधार पर निर्धारित होगा। अब ये ध्यान रखिए, ये जैसे ये मिड अटलांटिक रिज का एग्जाम्पल है। अब यहाँ से पदार्थ निकला, अब वो पदार्थ यहाँ पे बैठेगा और उसमें जो चुंबकीय संरेखण होगा वो उस समय की पृथ्वी की नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी के आधार पर निर्धारित होगा। तो जैसे ये यहाँ पे, जहाँ पे ये देखिए एन यहाँ पे लिखा मैंने, एन यहाँ पे है और यहाँ पे एस है, मतलब ये जो संरेखण है वो एन एन है यहाँ पे। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये जो एन एन है ये शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोबारा जब होगा तो पुनः कोई दूसरे पदार्थ यहाँ पे निक्षेपित होंगे या बाहर निकलेंगे। तो आप देखोगे कि जो सबसे दूर वाला भाग है वो सबसे पुराना भाग है, क्योंकि उसको नए चट्टानों के द्वारा जो है उसको रिप्लेस कर दिया गया है। अब ये देखिए आप यहाँ पे जो सबसे दूर वाला है एन, और ये एन एक ही समय का है, उसके बाद में ये एस और ये एस एक समय का है। ठीक है, तो अब देखिए ये जो भाग है, सबसे दूर वाला भाग है, वो सबसे प्राचीन भाग है, 180 मिलियन ईयर ओल्ड ये चट्टान है। और जो सबसे पास में है, इसका मतलब ये है कि जो अपवेलिंग हुई है ये अभी रिसेंट हुई है। ठीक है, सेम आप इसमें देख सकते हो कि जितना दूर जाएंगे उतना ही उसमें जो है वो पुराना हमें मिलेगा। और ये जो है माइनस माइनस जो आप देख रहे हो ये एक समय पे पोलैरिटी है, उसके बाद में कभी ये प्लस प्लस रहा होगा, फिर माइनस माइनस, फिर प्लस प्लस। तो कुल मिला के ये ध्यान रखना है आपको कि जो पृथ्वी का जो चुंबकत्व है वो पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के आधार पर निर्धारित होता है, और वो पदार्थ किस प्रकार से संरेखित होंगे ये निर्धारण करने का काम होता है पृथ्वी के जो चुंबकत्व का गुण है उस पर। अब एक बात और इसमें है कि मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर ने किस प्रकार से ये हेल्प की कि जो पृथ्वी है उसमें महाद्वीपों और महासागरों का वितरण किस प्रकार से है। तो देखिए 1920 के बाद महासागरीय विन्यास संबंधी विस्तृत शोध कार्य में वृद्धि देखी गई, और यह ज्ञात हुआ कि समुद्र तल केवल एक विशाल मैदान नहीं है बल्कि इसमें विभिन्न उच्चावच पाए जाते हैं। उन उच्चावचों में क्या है, महाद्वीपीय कटक है, गर्तें हैं, अब अगाध सागरीय मैदान है, मतलब महासागर में भी बहुत सारे उच्चावच देखने को मिलते हैं। हालांकि इससे कुछ तथ्यों जैसे मध्य महासागरीय कटकों पर ज्वालामुखी उद्गार की गतिविधियों का अत्यधिक मात्रा में पाया जाना,
महाद्वीपीय क्षेत्रों की अरबों वर्ष पुरानी चट्टानों की तुलना में महासागरीय नितल की आयु किसी भी स्थान पर 200 मिलियन वर्ष से अधिक नहीं होना आदि जानकारी प्राप्त होती है। मतलब हमें जो सी फ्लोर है उसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ मिली, जिसकी वजह से जो है आगे जाके प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत जब विकसित हुआ तो उसको समझने में हमें सहायता मिलती है। साथ ही महासागरीय नितल की चट्टानें महाद्वीपीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली चट्टानों की अपेक्षा नवीन है। दूसरा दिलचस्प पहलू यह है कि महासागरीय कटक के दोनों ओर समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों की आयु, संरचना और चुंबकीय विशेषताओं में आश्चर्य रूप से समानता देखी जाती है। और ये सारे जो तथ्य हैं इसने क्या प्रूफ किया, इसने प्रूफ किया कि जो प्रवाह बल हैं, प्रवाह है कॉन्टिनेंटल महाद्वीप और महासागरीय भागों में जो प्रवाह हो रहा है वो सही है। ठीक है, जैसे आप अभी मैंने डायग्राम में बताया था आपको, ये आपकी मध्य महासागरीय कटक है, मध्य अटलांटिक कटक है। इसमें क्या है कि ये जहाँ पर कटक है यहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है और यहाँ से पदार्थ इधर शिफ्ट होते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो शिफ्टिंग हुई है, जो सबसे पास वाला भाग है ये सबसे नवीन भाग है, और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैसे वैसे हमें प्राचीन चट्टानें प्राप्त होंगी। और इन चट्टानों में भी एक समानता है कि दोनों तरफ समानांतर क्रम में जो है वो समानता देखने को मिलती है। साथ ही ये जैसे ये और ये समान है, ये और ये समान है, ये और ये समान है। तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि जो इस भाग है इसमें ये अपसारी प्लेट है और यहाँ पे दोनों तरफ जो है वो शिफ्ट हो रहा है। जो भाग है महाद्वीपीय भाग, महासागरीय भाग है, उसमें शिफ्टिंग हो रही है। तो इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि इस भाग में प्रवाह हो रहा है। और ये सारे जो एरियाज़ हैं यहाँ पे ये इस प्रकार से अपसारी प्लेट्स हैं जहाँ पर मध्य महासागरीय कटक आपको दिखती है। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये मिड अटलांटिक रिज है, मध्य अटलांटिक कटक है। इसके अलावा अन्य महासागरों में भी ये कटक देखने को आपको मिलती है। ठीक है, अब हम देखते हैं सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग होता क्या है। सागर नितल प्रसरण का मतलब यह है कि जो सागरीय भाग है उसमें प्रसार हो रहा है। सागर नितल प्रसरण की संकल्पना का प्रतिपादन किया था हैरी हेस द्वारा 1961 में, और ये एक प्रमुख विचार है जिसके वजह से महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रूफ किया गया, और जो आगे आने वाला जो है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, उसके सिद्धांत के निर्माण में इसने प्रमुख भूमिका का निर्वाह किया। देखिए, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के पश्चात चट्टानों के पूरा चुंबकीय अध्ययन और महासागरीय तल के मानचित्रण से कुछ नए तथ्य निकल के सामने आए, और इन्हीं तथ्यों के आधार पर जो हैरी हेस हैं उन्होंने 1961 में एक अपना विचार दिया सागर नितल प्रसरण का। इनमें क्या था? देखो, सबसे इम्पोर्टेंट था इसमें कि महासागरीय परपटी की चट्टानें महाद्वीपीय परपटी की चट्टानों से अधिक नवीन है। मतलब महासागरीय क्रस्ट जो है वो ज़्यादा नया है। दूसरी बात, महासागरीय क्रस्ट की चट्टानें किसी भी स्थान पर 200 मिलियन वर्ष से अधिक प्राचीन नहीं है, जबकि महाद्वीपीय परपटी या जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो बहुत पुराना है, वो लगभग 3200 मिलियन वर्ष पुराना है। इसका मतलब क्या हुआ? इसके अलावा इसमें एक और तथ्य सामने आया, वो था कि महासागरीय कटक के निकट पाए जाने वाले अवसादों के निक्षेपण की मोटाई काफ़ी कम है, क्योंकि उसमें शिफ्टिंग होती रहती है। साथ ही कटक से दूरी बढ़ने के साथ अवसादों की मोटाई भी बढ़ती जाती है। तो मतलब आप जो कटक है या जो मध्य अटलांटिक कटक है या अन्य जो भी कटक हैं, उनके पास में आपको मिलेगा नवीन चट्टान, और जैसे आप दूर जाते जाएंगे उनसे, इसका मतलब होगा कि उनकी जो उत्पत्ति हुई है वो काफ़ी प्राचीन है। मध्य महासागरीय कटक केवल अटलांटिक महासागर में ही अवस्थित नहीं है, बल्कि यह सभी महासागरों में अवस्थित है। इन कटकों में अत्यधिक भ्रंशन हुआ है और ज्वालामुखी क्रियाओं के प्रमाण यहाँ पर मिलते हैं। इन कटकों के माध्यम से काफ़ी मात्रा में लावा निकलकर सतह पर पहुँचता है और उसमें जो है वो शिफ्टिंग होती रहती है। महासागरीय कटक के दोनों ओर की समान दूरी पर पाए जाने वाले चट्टानों के निर्माण के समय रासायनिक संरचना, संगठन और चुंबकीय गुणों में समानता पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको भी पिछले डायग्राम में बताया। इसी प्रकार से महासागरीय कटकों के निकट स्थित चट्टानों में सामान्य चुंबकीय ध्रुवीयता या नॉर्मल पोलैरिटी पाई जाती है। कटक से दूर जाने पर चट्टानों की आयु भी बढ़ती जाती है। तो ये डायग्राम आप देखिए ये है कटक जहाँ पर सागर नितल प्रसरण या सी फ्लोर स्प्रेडिंग की परिघटना घटित हो रही है। ये मेंटल से लावा निकल के बाहर आया, ठीक है, और ये इधर उधर फैल गया। ये जो फैल रहा है इसके वजह से क्या हो रहा है, जो ये क्षेत्र है इसमें प्रसार हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे नया लावा आके जमा होगा
और ये इस क्षेत्र को विस्तारित करेगा, और इसी चीज़ को हम कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग या सागर नितल प्रसरण। अर्थात जो सागर का जो नितल है, सागर की जो तली है उसमें प्रसार हो रहा है। अब आप इसमें देखिए कि ये जो मैंने आपको बताया, ये लावा यहाँ पे आके जम गया। अब चूंकि सागर में निरंतर प्रसार हो रहा है तो ये जो लावा है ये शिफ्ट होगा इधर, ठीक है, दोनों तरफ ये शिफ्ट हो जाएगा, और थोड़े समय बाद में ये जो लावा है आपको, ये आगे चला गया, यहाँ पे चला गया, और यहाँ पे कुछ नवीन लावा आया यहाँ पे, और ये फिर यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है। तो अब इससे क्या पता चल रहा है? इससे पता चल रहा है कि जो सागर की जो तली है ये शिफ्ट हो रही है, इसमें प्रसार हो रहा है। तो यही जो फिनोमेना है इसको कहते हैं सागर नितल प्रसरण। अब इसमें क्या देखने की बात है इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको पहले ही बताई है। अब आप देखिए जो ग्रीन कलर का मैंने बैंड बनाया है यहाँ पे और यहाँ पर इनका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट है, यहाँ पे जो तत्व हैं उनका जो नॉर्थ साउथ पोल अलाइनमेंट है या जो चुंबकीय संरेखण है वो समान होगा। और वो किससे निर्धारित होगा? वो निर्धारित होगा उस समय पर पृथ्वी का जो चुंबकत्व था वो कैसा था उससे। और जो ये नवीन जो ब्लैक कलर में ये बना रखे हैं, इनमें जो चुंबकत्व होगा, यहाँ पे जो चुंबकीय संरेखण होगा, वो भी उसी आधार पर निर्धारित होगा कि उस समय पे पृथ्वी का चुंबकत्व किस प्रकार से था। तो ये हमें अलग अलग बैंड देखने को मिलते हैं चुंबकीय संरेखण के। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें इससे पता चलती है, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका अपसारी प्लेट, जहाँ पर वो एक दूसरे से दूर शिफ्ट हो रही हैं, ठीक है। जहाँ पर ये रिज बनी हुई है वो है आपका अपसारी क्षेत्र। लेकिन कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहाँ पर जो संवहनी धाराएं वो जो नीचे जाती हैं, नीचे डूबती हैं। देखिए ये भाग हैं संवहनी धाराओं के ऊपर उठने वाले भाग, जहाँ पे संवहनी धाराएं ऊपर उठती हैं। अब जहाँ पर ऊपर उठती हैं वहाँ पे अपसारी प्लेट बनेगी, और जहाँ पे नीचे डूबेगी ये, तो यहाँ पे दो विभिन्न जो क्रिस्टल भाग हैं वो अभिसारी होंगे, मतलब वहाँ पर अभिसरण होगा। और इसकी वजह से क्या होता है? ओशन फ्लोर सिंक्स इनटू द मेंटल, यहाँ पर जो है प्लेट का विनाश होता है, इसको बोलते हैं विनाशी प्लेट। आगे हम प्लेट में पढ़ेंगे। तो ये विनाशी प्लेट हो गई, और ये यहाँ पे होगी जहाँ पर प्लेट का निर्माण होता है। तो अपसारी प्लेट, अभिसारी प्लेट, और ये जो चीज़ है ये आपकी कहलाती है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मतलब सागर नितल में प्रसरण हो रहा है। तो ये हेरियस ने बताया कि मेंटल से जो निकलने वाला लावा है जब बाहर निकलता है तो ओशनिक क्रस्ट बनाता है, और ओशनिक क्रस्ट जो है वो समय के साथ में विस्तारित हो रही हैं, ठीक है। तो ये हमने देखा सागर नितल प्रसरण। इन सभी तथ्यों के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि महासागरीय नितल संभवतः पृथ्वी की सतह का नवीनतम और सर्वाधिक सक्रिय भाग है। 1961 में हेरियस ने यह अवधारणा प्रस्तुत की कि महासागरीय नितल गतिशील है, और महासागरीय कटकों के शीर्ष पर लगातार ज्वालामुखी उद्गार के कारण महासागरीय क्रस्ट का विखंडन हुआ है, तथा नीचे से ऊपर की ओर लावा के इस दरार को भर दिया जाता है। इस प्रकार निकलता हुआ यह लावा महासागरीय क्रस्ट को दोनों दिशाओं में गतिशील बनाता है, जैसा कि मैंने आपको भी डायग्राम में समझाया था। और इस प्रकार से जो महासागरीय नितल है उसका प्रसार हो रहा है, लेकिन इस प्रसार के कारण दूसरे महासागरों में संकुचन नहीं होता, क्योंकि जिस दर से महासागरीय क्रस्ट संचरित होती है उसी दर से लावा का निक्षेप होने के कारण कटक के नीचे महासागरीय क्रस्ट का निर्माण भी हो रहा है। तो दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको इसमें देखने को मिल रही हैं, मतलब विनाश भी हो रहा है और निर्माण भी हो रहा है। हेस के अनुसार महाद्वीपीय क्रस्ट के नीचे महासागरीय क्रस्ट का क्षेपण होता है, और इस क्षेपण के कारण महासागरीय गर्त का निर्माण होता है। गर्त में उच्च तापमान के कारण महासागरीय क्रस्ट का पिघलकर विनाश हो जाता है। तो विनाश भी हो रहा है और निर्माण भी हो रहा है। तो जो अपसारी प्लेट है वहाँ पे निर्माण हो रहा है, और जो अभिसारी प्लेट है वहाँ पे ये विनाश हो रहा है। इस प्रकार द्रवित क्रस्ट का मैग्मा मेंटल प्रवाह के रूप में पुनः कटकों के नीचे चला जाता है। इस प्रकार सागर नितल प्रसरण एक कन्वेयर बेल्ट की भांति व्यवहार करता है, मतलब कहीं पे विनाश हो रहा है, कहीं पे निर्माण हो रहा है। इसलिए जो पृथ्वी का जो टोटल जो प्लेट एरिया है वो समान बना हुआ है। इसका विश्लेषण करने से पाया गया कि दक्षिण अमेरिका का अफ्रीका से पृथक्करण 2 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से लगभग 200 मिलियन वर्ष के दौरान हुआ होगा। तो ये कैलकुलेशन करके उन्होंने ये पता लगाया। अब देखिए
हमने ये कुछ पढ़े हैं, जैसे हमने देखा कि जियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, या संवहनीय तरंगे क्या है, और हेरियस ने किस प्रकार से सागर नितल प्रसरण की बात की। अगली क्लास में हम देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी प्लस सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी, कन्वेक्शन करंट थ्योरी और जो जियोमैग्नेटिज्म है, इन सब सिद्धांतों की बातें जो हैं इनको ध्यान में रख के एक नया नया कॉन्सेप्ट आया, उसको कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स। प्लेट टेक्टोनिक्स या प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत आया, उसमें इन सब चीज़ों को कंसिडर किया गया। तो हम देखेंगे कि क्या होता है प्लेट टेक्टोनिक्स और उसके आधार पर किस प्रकार से महासागरों और महाद्वीपों के जो वितरण है उसकी व्याख्या की गई। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।